नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 10वीं का हिंदी का जो रेडीनेस पेपर आपका हुआ है उसके बारे में विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका हिंदी का रेडीनेस पेपर है और इसका जो पैटर्न है बिल्कुल वैसा ही पैटर्न आपका फाइनल पेपर में आने वाला है। कुल यहाँ पर 29 प्रश्न पूछे गए हैं, 29 प्रश्न पूछे गए हैं, तो फाइनल पेपर में भी 29 प्रश्न पूछे जाएंगे और जिस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं बिल्कुल वैसे ही आपको फाइनल पेपर में भी पैटर्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप सारे इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। यहाँ पर आप सारे इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। यहाँ पर 3 घंटे का समय लिखा हुआ है, लेकिन 3 घंटे का समय आपको नहीं मिलता है, आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। कुल आपके 29 प्रश्न पूछे गए हैं इस प्रश्न पत्र में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ प्रश्न आपके क्या होते हैं, एसआरटी होते हैं यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और कुछ आपके सीआरटी होते हैं यानी कि जिनके उत्तर आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है अलग से दिया गया था, आंसर शीट आपको अलग से उपलब्ध करवाई गई थी, लेकिन फाइनल पेपर में आपको बुकलेट दी जाएगी, वहीं पर आपको उत्तर लिखना है, वहीं पर आपको प्रश्न मिलेंगे, आपको अलग से प्रश्न पत्र नहीं दिया जाएगा। आइए इस पूरे प्रश्न पत्र को हल करते हैं और साथ में इसकी जो स्कोरिंग गाइड हमें मिली है, किस तरह से पेपर चेकिंग होती है, कैसे आप स्टेप्स लिखते हैं तो स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, स्टेप्स के हिसाब से आपको लेवल मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, उसके बारे में विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। और साथ में एक सैम्पल कॉपी भी मैं दिखाने का प्रयास करूँगी, एक बच्चे की आंसर शीट की किस तरीके से आप अपने प्रश्न पत्र को बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पत्र देख लेते हैं। आपने प्रश्न पत्र देख ही लिया होगा क्योंकि आपने रेडीनेस पेपर दे ही दिया है। सबसे पहला खंड आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अपठित गद्यांश दिया गया है, दूसरे प्रश्न में अपठित पद्यांश दिया गया है और फाइनल पेपर में भी पहले खंड में आपको 2 ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। और पहला जो प्रश्न है उसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि अपठित गद्यांश से 5 प्रश्न और अपठित काव्यांश से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस पूरे गद्यांश को मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ, आपने पढ़ लिया होगा और ये कहीं से भी आ सकता है। रीडिंग असेसमेंट के लिए आपको दिया जाता है कि आप कैसे कहीं से भी दिए गए कंटेंट को जो हिंदी में होता है उसको ध्यान से पढ़कर समझकर उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आसान सा मनुष्य सामाजिक प्राणी होता है, उसके अनेक मित्र होते हैं और किस तरीके से यहाँ पर बातचीत की गई है, तो मैं इसे नहीं पढ़ने वाली हूँ, आपने पढ़ लिया होगा। और यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए थे, तो यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं तो उसके उत्तर आपने यहाँ से छांट कर लिखने। यहाँ जो उत्तर है उनके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सामाजिक प्राणी शब्द से क्या तात्पर्य है। आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, सबसे बेस्ट विकल्प के साथ आपको जाना है। तो पहला उत्तर यहाँ पर सही होगा। वे प्राणी जो एक विशेष प्रकार के समाज में रहते हैं उनको सामाजिक प्राणी कहते हैं, जो शहर में रहते हैं उनको शहरी कहते हैं, जो कस्बे या गाँव में रहते हैं उनको ग्रामीण कहते हैं, जो प्राणी घर बनाकर नहीं रहते हैं तो वो सामाजिक प्राणी नहीं होते हैं। तो पहला विकल्प यहाँ पर सही होगा। विपत्ति में साथ छोड़ देते हैं, तो विपत्ति में जो नकली मित्र होते हैं वो साथ छोड़ देते हैं। कसौटी का अर्थ पूछा गया है, तो ये आपकी सामान्य हिंदी से संबंधित जानकारी है। कसौटी का अर्थ क्या होता है, मापने का पैमाना। जैसे आपकी परीक्षा होती है तो परीक्षा की कसौटी पर आपको कसा जाता है, कितने प्रश्न आपको दिए जाते हैं, कैसे आप उनके सही उत्तर देते हैं और आपको मापा जाता है, जांचा जाता है। तो कसौटी पर कसने का मतलब क्या होता है, मापना या पैमाना यहाँ पर सबसे बेस्ट विकल्प है। मित्रों का चयन सोच समझकर क्यों करना चाहिए। अगर हम सोच समझकर मित्रों का चयन नहीं करेंगे तो सच्चे मित्र हमें नहीं मिल पाएंगे, ईमानदार मित्र नहीं मिल पाएंगे, और ईमानदार और सच्चे मित्र ही हमारी मदद कर सकते हैं। जो नकली मित्र होते हैं वो तो विपत्ति के समय, मुसीबत के समय साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो इस तरीके से 40 से 50 शब्दों में आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। बड़े बुजुर्गों को व्यक्तियों की पहचान आसानी से क्यों हो जाती है, क्योंकि वो अनुभवी होते हैं, इतने लंबे समय से वो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उनको देखते हैं, जांचते हैं, उनको बातचीत करने के बाद पता लग जाता है कि ये सच्चा मित्र हो सकता है, ये नकली व्यक्ति है, उसके व्यवहार से वो पता लगा लेते हैं अनुभव के कारण। तो ये बातें आप गद्यांश में दोबारा से पढ़ लीजिएगा और इस आधार पर आप उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ पर भी 40 से 50 शब्दों में आपने उत्तर देना है। और इसी प्रकार से यहाँ पर काव्यांश दिया गया है, तो काव्यांश को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं, अपठित है यानी कि पहले से आपने नहीं पढ़ी है, आपके पाठ्य पुस्तक में तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली हैं ये। और ऐसे फाइनल पेपर में भी कहीं से भी काव्य की पंक्तियाँ आ जाएगी, ऑन द स्पॉट आपको पढ़कर इसके बारे में समझना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आइए जल्दी से इसे पढ़ लेते हैं। जला अस्थियां बारी बारी, अस्थियां क्या होती हैं, हड्डियां। चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो कलम से उनकी जय बोलने के लिए कहा जा रहा है, उनका गुणगान करने के लिए कहा जा रहा है, जो क्या करते हैं, जो अपने जीवन का बलिदान देते हैं, देश के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं, जो अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते।
जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो जो अपने जीवन को क्या कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, देश के नाम समर्पित कर देते हैं, तो आज हमें उनकी जय बोलनी है। आज हमें उनके बलिदानों को, उनकी शूरवीरता को याद करना है, सम्मान देना है। पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही सो लपट दिशाएं, जिनके सिंह नाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो जो वीर हमारे सिपाही रहे हैं, शूरवीर हमारे सिपाही रहे हैं और जो बहुत ही बहादुर रहे हैं, तो उनकी जय बोलने के लिए कहा गया है, उनका सम्मान करने के लिए कहा गया है। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। ये जो पंक्तियां हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहुत सारे लोग अपने इतिहास के बारे में नहीं जानते, अपने शूरवीरों के बारे में, जिन्होंने बलिदान दिया है देश के लिए, उनके बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन उनको किसी के जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके साक्षी क्या रहे हैं, सूर्य चंद्रमा भूगोल खगोल, ये पूरी पृथ्वी, ये प्रकृति उनके साक्षी रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपना बलिदान दिया है। तो कलम आज उनकी जय बोल, आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर, आज उनके बलिदान को याद कर। तो ये अच्छे से आपने समझने के बाद यहाँ से जो प्रश्न पूछे गए हैं, 3 प्रश्न एमसीक्यू बेस्ड पूछे गए हैं, तो उनके उत्तर देने हैं। कविता में किन की जय बोलने की बात की गई है? तो कविता में जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, उनकी जय बोलने की बात की गई है। सबसे बेस्ट उत्तर आपका बी ऑप्शन है। कविता में प्रयुक्त प्रधान रस कौन सा है? तो वीरता की जहाँ पर बात होती है, तो कौन सा रस होता है? वीर रस होता है। अंधा कहने के पीछे कवि का क्या आशय है? अंधा क्यों कहा गया है? क्योंकि हम अपने इतिहास की जानकारी नहीं रखते हैं। उन व्यक्तियों के लिए क्या प्रयोग किया गया है? अंधा। तो यहाँ पर बी विकल्प क्या है? सही है। आगे पूछा गया है, कवि इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है कि हमें अपने वीर शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए, उनकी वीरता की कहानी को हमें जानने का प्रयास करना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेकर हमें भी आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। 40 से 50 शब्दों की शब्द सीमा यहाँ पर दी गई है। वीरों की महिमा का कौन कौन साक्षी है? तो वीरों की महिमा का साक्षी क्या है? सूर्य चंद्रमा खगोल भूगोल, ये पूरी प्रकृति उनकी साक्षी है, क्योंकि उनकी महिमा को इन्होंने देखा है। अगर कोई व्यक्ति अपने इतिहास को नहीं भी जानता है, उनका सम्मान नहीं भी करता है, तो ये प्रकृति जो है उनकी साक्षी है। तो इस तरीके से आप उत्तर लिख सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं 10 प्रश्नों के बाद यहाँ पर जो आपकी पाठ्य पुस्तक है खंड 2 और यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो 11 से 15 तक जो प्रश्न है वो आपके पाठ्य पुस्तक से पूछे जाएंगे, जो भी पाठ आपने पढ़े हैं। हिरोशिमा कविता का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो हिरोशिमा कविता के माध्यम से अज्ञे जी बताना चाहते हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। हम कितना भी तकनीकी विकास क्यों ना कर ले, लेकिन हमें शांति के मार्ग पर चलना होगा, हमें एक दूसरे का सम्मान करना होगा, भाईचारे की भावना को अपनाना होगा। हिरोशिमा का जो उदाहरण है उसके माध्यम से कविता में बताया गया है किस तरीके से मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही क्या कर गया, भाप बनाकर सोख गया। तो यहाँ पर हमें विश्व शांति की बात की गई है, विश्व शांति का संदेश दिया गया है कि हम किसी भी प्रकार से अपने तकनीकी विकास का गलत उपयोग ना करें, मानवता के खिलाफ इसका उपयोग ना करें। फादर कामिल बुल्के को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग कहने के पीछे लेखक ने क्या आधार दिए? तो पाठ आपने पढ़ा होगा और फादर कामिल बुल्के ने भारतीय संस्कृति के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, वो सारे बिंदु आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पाठ के अनुसार सभ्यता और संस्कृति में मूलभूत अंतर क्या है? तो सभ्यता और संस्कृति निबंध में आपने पढ़ा होगा कि जब भी किसी नई चीज़ की खोज होती है या किसी नए भाव की खोज होती है, पहले पर कोई व्यक्ति उनकी खोज करता है, तो वो हमारी संस्कृति होती है और संस्कृति का परिणाम ही सभ्यता होती है। बार बार आगे आने वाली पीढ़ी जब उस नई खोज का उपयोग करके आगे आने वाली पीढ़ी अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, तो वो हमारी सभ्यता बन जाती है। तो इस तरीके से आपको एक एक उदाहरण देना था और स्पष्ट करके लिखना था। गिरगिट कहानी के पात्र ओचू मेलो के चरित्र की विशेषताएं आपने लिखनी है। तो किस तरीके से ओचू मेलो जो इंस्पेक्टर है, मुख्य पात्र हैं, और किस तरीके से उनका जो व्यवहार है वो अवसरवादी है, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला है, अपने कर्तव्य का पालन करने वाला नहीं है, वो बहुत ही चापलूस प्रवृत्ति के हैं और वो साथ में बड़े बड़े अफसरों को खुश करना चाहते हैं, वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। तो ये सारी बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। किस प्रकार के गुणों से युक्त व्यक्ति को मनुष्यता का सच्चा प्रतीक कहा जा सकता है? जो निस्वार्थी होता है, जो सबके बारे में सोचता है, सबकी भलाई के बारे में सोचता है, कुछ ऐसा काम करता है जो दूसरों की भलाई के लिए है, मरने के बाद भी लोग उसको याद रखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण भी दिए गए हैं, उनके नाम भी आप लिख सकते हैं। सच्चे मनुष्यों के गुणों के बारे में आपने यहाँ पर विस्तार से बताना है। वो उदार होता है, दयालु होता है, परोपकारी होता है, निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला होता है, साहसी होता है, निडर होता है, मनुष्यता का सम्मान करने वाला होता है। तो इस तरीके की बातों को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे जो प्रश्न 16 है इसको आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इससे पहले जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको चॉइस भी दी गई है। 100 से 120 शब्दों में आपने इसका उत्तर देना है।
और ये जो आपका लेवल है 0 to 8 लेवल के लिए होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से लिखने की आवश्यकता है। सबसे खतरनाक कविता के अनुसार सबसे खतरनाक क्या है, तो पूरी कविता आपने पढ़ी है। जिन जिन बातों को सबसे खतरनाक बताया गया है, व्यक्ति के सपनों का मर जाना, मुर्दा शांति से भर जाना, एक ऐसी दिनचर्या का पालन करना, सुबह से लेकर शाम तक एक ही तरीके से जीवन व्यतीत करना, बहुत कुछ देखने के बाद भी सहन कर जाना, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना, तो इन सभी बातों के बारे में आपने विस्तार से लिखना है। गिरगिट कहानी आधुनिक समाज पर किस तरह व्यंग करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से ये गिरगिट कहानी में एक छोटी सी घटना को माध्यम बनाकर समाज की बहुत बड़ी समस्या को दिखाया गया है, भ्रष्टाचार की समस्या को, चापलूसी की समस्या को, नौकरशाही की समस्या को, अपने कर्तव्यों का पालन ना करना, इन सभी समस्याओं को दिखाया गया है, तो उनको आप लिख सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं खंड 3 व्याकरण से संबंधित है और प्रश्न संख्या 17 से 26 तक यहाँ व्याकरण से प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक आपने सिलेबस में देखे हैं वहीं से प्रश्न पूछे गए हैं। संधि से पहला प्रश्न पूछ लिया गया है, वाचनालय में कौन सी संधि है, तो अगर वाचनालय में कौन सी संधि है, अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगी तो वाचन जमा आलय, और यहाँ पर अ और आ मिलकर आ की मात्रा में परिवर्तन है, यानी कि दीर्घ स्वर में परिवर्तन है, तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, सी विकल्प सही होगा। अव्यय शब्द के लिए उचित विकल्प को आपने चुनना है। तो सुंदर तो किसी की विशेषता बताता है, विशेषण है। खाना क्रिया होती है। लखनऊ किसी विशेष जगह का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो किंतु क्या है, अव्यय है। और कैसा अव्यय है, समुच्चय बोधक, जोड़ने का काम करता है, समुच्चय बोधक अव्यय। फाइनल पेपर अभी 27 फरवरी को आपका होने वाला है। तो यहाँ पर अव्यय के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण आपने पढ़े हैं, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और साथ में निपात। तो यहाँ से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। आगे आप देख सकते हैं वाक्य का भेद पूछा गया है रचना के आधार पर। जब तक बारिश नहीं होगी मेंढक टर करते रहेंगे। तो ये आपका क्या है, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। राम अपेक्षाकृत श्याम से लंबा है में लंबा का पद परिचय का टॉपिक भी आपके पाठ्यक्रम में है। तो लंबा क्या है, विशेषता बताने का काम कर रहा है। और किसकी विशेषता बता रहा है, राम की। तो एक वचन है, राम एक व्यक्ति है, तो एक वचन है यहाँ पर। तो ये कौन सा विकल्प सही है, डी। रात में देर तक बारिश होती रही, वाक्य में देर तक का आपने पद परिचय देना है। तो देर तक बारिश होती रही, कैसे होती रही, कब होती रही, इस तरह से हम सवाल पूछते हैं। तो कब होती रही यानी कि देर तक, यानी कि हमें समय के बारे में जानकारी दी जा रही है कि कब तक बारिश होती रही, देर तक होती रही। तो ये क्रिया विशेषण है, अव्यय है और साथ में क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो सी विकल्प यहाँ पर सही है। स्वर संधि की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखनी है। तो आपने विस्तार से उत्तर देना है। स्वर संधि में स्वर का स्वर के साथ मेल होता है और मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। यानी कि इस तरह से आप परिभाषा लिख सकते हैं, स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। और साथ में आपको एक उदाहरण देना है। तो कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। अब मान लीजिए नर जमा इंद्र, तो यहाँ पर र में अ मिला हुआ है और यहाँ पर ई मिला हुआ है, दोनों स्वर हैं और स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर शब्द क्या बन गया, नरेंद्र। तो इस तरीके से आप उदाहरण दे सकते हैं। उदाहरण और परिभाषा दोनों लिखेंगे तभी आपको पूरा लेवल दिया जाएगा। अगर आप सिर्फ परिभाषा लिखते हैं तो लेवल आपके कट जाएंगे, सिर्फ उदाहरण लिखते हैं तो भी लेवल आपके कम हो जाएंगे। अभी इसकी मार्किंग स्कीम देखने वाले हैं, वहाँ से आपको और आइडिया लग जाएगा। उपवाक्य में प्रधान और आश्रित उपवाक्य समझाइए। तो प्रधान उपवाक्य में मुख्य क्रिया होती है और वो अपने आप में स्वतंत्र होता है, लेकिन जो आश्रित उपवाक्य होता है वो प्रधान उपवाक्य के ऊपर अपनी बात को पूरा करने के लिए निर्भर करता है। और यहाँ पर भी आपको एक उदाहरण देना है। यदि आप मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे। इस तरीके से आप उदाहरण दे सकते हैं और उसको पूरा अच्छे से बताएंगे कौन सा प्रधान उपवाक्य है और कौन सा आश्रित उपवाक्य है। वृद्धि संधि के 2 उदाहरण लिखने थे, परिभाषा नहीं पूछी गई है। तो वृद्धि संधि के 2 उदाहरण आप लिखेंगे तभी पूरे लेवल दिए जाएंगे। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं सदा जमा एव, सदा जमा एव, ये आपका क्या हो जाता है, सदैव। महाजमा औषधि, महाजमा औषधि। तो जब आप पढ़ेंगे संधि को तो परिभाषा के साथ साथ 2 उदाहरण अवश्य याद कर लीजिएगा। औषधि, महौषधि। तो ये हमारे 2 उदाहरण हो गए हैं। 2 उदाहरण लिखोगे तभी आपको पूरे लेवल दिए जाएंगे, वरना आपके लेवल कम हो जाएंगे। आगे आपसे पूछा गया है मनोहर धीरे धीरे चल पाता है। एक वाक्य दिया गया है, वाक्य में धीरे धीरे पद का पद परिचय आपको देना है। तो आप देखिए, चल पाता है क्रिया है, कैसे चल पाता है, धीरे धीरे। तो यानी कि ये आपका क्या है, क्रिया विशेषण। सबसे पहले आपने पहचान करनी है, ये अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है आपका। और साथ में इसका भेद आपको लिखना है। तो ये क्या है, रीतिवाचक है,
रीतिवाचक है। और अव्यय में एक वचन या फिर आपको लिंग नहीं बताना होता, क्योंकि अव्यय या अविकारी शब्द क्या होते हैं जिनमें लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर आपने रीतिवाचक क्रिया विशेषण लिखना है और साथ में आप लिख सकते हैं क्रिया की रीति संबंधी विशेषता बताता है। बस ये 2 ही पॉइंट आपने लिखने हैं, रीति संबंधी विशेषता बता रहा है, तो इतने से आपका काम चल जाएगा। आगे है रमेश और नयन का संधि विच्छेद आपको करना है। तो संधि विच्छेद करना है तो यहाँ पर रमा जमा ईश, रमा जमा ईश रमेश होता है। और अगर आप और भी लिखना चाहते हैं तो इसका भेद भी लिख सकते हैं। अगर आपको पता है, नहीं पता तो आप लिखिएगा मत। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक ही मात्रा में परिवर्तन है, यानी कि गुण स्वर संधि का उदाहरण है, गुण स्वर संधि। अगर आपको पता है तभी लिखिए, नहीं पता है तो यहाँ भेद नहीं पूछा गया है। और दूसरा है नयन, तो ने जमा अन, ने जमा अन। और ये किसका उदाहरण है, अगर आपको पता है तभी लिखिएगा, अयादि संधि, अयादि संधि। अगर दोनों का सही विच्छेद करोगे तभी पूरे लेवल दिए जाएंगे। अगर एक का सही विच्छेद करते हो तो आपका लेवल कम हो जाएगा, और अगर आप बिल्कुल गलत लिखते हैं तो फिर आपका लेवल 0 हो जाएगा। आगे आप देख सकते हैं खंड 4 दिया गया है जो रचनात्मक लेखन से संबंधित है, और यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, तीनों ही 0 से 8 लेवल तक के रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपोर्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपोर्ट या प्रतिवेदन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, कविता लेखन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, और जीवनी लेखन से संबंधित। तो यहाँ पर आपके विद्यालय में मनाए गए स्पोर्ट्स डे पर एक रिपोर्ट या प्रतिवेदन तैयार करना है। तो बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। आपके स्कूल में अगर स्पोर्ट्स डे हुआ है और नहीं भी हुआ है तो कल्पना करके आप लिख सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मेट है वो आपने ध्यान रखना पड़ेगा। पहले आप लिखेंगे स्पोर्ट्स डे पर रिपोर्ट या प्रतिवेदन, हेडिंग डालेंगे, फिर यहाँ पर आप दिनांक लिखेंगे, किस दिनांक को आप लिख रहे हैं। दिनांक लिखने के बाद आप पैराग्राफ्स की फॉर्म में पूरी रिपोर्ट आप तैयार करेंगे, और नीचे आप क्या करेंगे, अपने सिग्नेचर। कुछ बच्चों ने सिग्नेचर यहाँ ऊपर किए हुए हैं, तो ऊपर नहीं करने हैं, नीचे आपने अपना सिग्नेचर करना है कि किसने ये लिखा है। अगर आप ये नहीं करते हैं और अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, कविताओं में आप रुचि रखते हैं, तो स्वदेशी को बढ़ावा देने हेतु कोई कविता तैयार करनी है तो आपने ऑन द स्पॉट कविता तैयार करनी है। थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न बन जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपकी हिंदी अच्छी है, आपकी रुचि है, तो आप बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। तो ज़्यादातर बच्चों ने प्रतिवेदन को ही चुना है, क्योंकि कविता लिखना इतना आसान नहीं है। और फाइनल पेपर में भी अगर कविता लेखन से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो ऑप्शन में ही पूछा जाएगा, दोनों प्रश्न कविता लेखन से नहीं बनेंगे। तो आप इस टॉपिक को तैयार करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। आगे जो आपका पत्र लेखन है, एक औपचारिक पत्र है, एक अनौपचारिक पत्र है। फाइनल पेपर में भी बिल्कुल ऐसे ही आने वाला है, एक औपचारिक पत्र आएगा, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, एक अनौपचारिक पत्र आएगा। यहाँ पर दोनों ही टॉपिक बहुत आसान दिए गए थे। वार्षिकोत्सव यानी कि एनुअल डे जो आप मना रहे हैं, मनाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। दूसरा अनौपचारिक पत्र है, आपने किसी मित्र को पत्र लिखना है, आपने कोई यात्रा की है और जो अनुभव आपने प्राप्त किया है उसके बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो दोनों में से एक पत्र आपने लिखना है। आगे आपका यहाँ पर जीवनी लेखन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि जीवनी लेखन में अगर स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, मैथिली शरणगुप्त की जीवनी लिखिए, अज्ञे जी की जीवनी लिखिए, और इस तरह से नाम दिए जाते हैं, तो या तो आपको आता है या फिर आपको नहीं आता। लेकिन यहाँ पर मॉडिफाई करके आपको प्रश्न दे दिया गया है ताकि हर एक बच्चा इसके बारे में लिख सके। एक तो आपका मानवीय करुणा की दिव्य चमक में फादर कामिल बुल्के के बारे में कितना कुछ बताया गया है, पूरा ही पाठ उनको याद करते हुए लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। तो उनकी जीवनी आपको लिखनी थी, तो बहुत ही आसान था, पाठ आपने पढ़ा है, सारे महत्वपूर्ण बिंदु आपको पता है, कहाँ उनका जन्म हुआ, कहाँ उनकी शिक्षा हुई, कैसे वो भारत आए, क्या क्या उन्होंने काम किया, किस तरह से उनकी मृत्यु होती है, किस तरह से वो हिंदी भाषा के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो सारी बातें आपको पता है, तो बहुत ही आसान प्रश्न बन जाता है। या फिर समाज के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति, अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप अपने रिश्तेदारों के, परिवार के सदस्यों के या आसपास के किसी भी व्यक्ति की जीवनी मत लिखिए, बल्कि ऐसे व्यक्ति का चुनाव कीजिए जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिनके बारे में सब जानते हैं। किसी महान व्यक्ति की जीवनी, महात्मा गांधी जी की जीवनी आप लिख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी लिख सकते हैं। ये ऐसे ही मैं नाम ले रही हूँ, लेकिन जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं समाज में, जिनको सब जानते हैं, तो उनके बारे में अगर आपको जानकारी है तो वो जीवनी आप लिख सकते थे। फाइनल पेपर में अगर इस तरीके से प्रश्न दिया जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। या फिर भी अगर ऑन सेफ साइड कहीं से भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक के जो लेखक और कवि हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़कर अवश्य जाइएगा, ताकि ये प्रश्न आपका छूटे नहीं।
साथ ही आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, साक्षात्कार लेखन भी आपका पाठ्यक्रम में शामिल है। साक्षात्कार लेखन तो ये यहाँ पर नहीं पूछा गया है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है, फाइनल पेपर में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि फाइनल पेपर में जो रचनात्मक लेखन के टॉपिक है वो रैंडमली सिलेक्ट किए जाते हैं। तो ए सेट में कुछ सिलेक्ट कर लिए जाते हैं, बी सेट में कोई दूसरा टॉपिक सिलेक्ट कर लिया जाता है, तो आप कोई भी टॉपिक छोड़कर नहीं जाएंगे। साक्षात्कार लेखन भी फाइनल पेपर में आ सकता है, डिपेंड करता है आपका सेट कौन सा है। ये पूरा प्रश्न पत्र था, मेरे हिसाब से तो बहुत ही आसान था। अगर थोड़ी सी भी आपने हिंदी की तैयारी की है तो बड़े आराम से इस पूरे प्रश्न पत्र को आप हल कर सकते थे। अब मैं आपको स्कोरिंग गाइड दिखा रही हूँ, किस तरीके से स्टेप्स के नंबर मिलते हैं और कैसे पेपर चेकिंग होती है। आप यहाँ पर स्कोरिंग गाइड देख सकते हैं, ये टीचर्स के लिए होती है, पेपर चेकिंग के लिए सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं। तो आप इसे जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सब कुछ डिस्क्रिप्शन, आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे पॉइंट दिए गए हैं। एमसीक्यू में या तो आपका प्रश्न सही होता है या गलत होता है। पहला जो प्रश्न था उसका उत्तर ए सही है और 2 लेवल दिए जाएंगे। अगर आपने सही नहीं किया है तो फिर 0 लेवल हो जाएगा। दूसरे में डी ऑप्शन सही था, 2 लेवल यहाँ पर दिए जाएंगे। तीनों एमसीक्यू बेस्ड थे। तीसरा जो प्रश्न था उसमें सी ऑप्शन सही था, 2 लेवल दिए जाएंगे। और आगे चौथा जो प्रश्न था आपका अपठित गद्यांश का, तो वो उत्तर लिखने वाला था, CRT था, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स टास्क। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, स्टेप्स के नंबर मिलते हैं तो यहाँ पर आपको 0, 2, 3, 4 इनमें से कोई भी लेवल दिया जा सकता है। हाईएस्ट लेवल आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 है, और मिनिमम लेवल आप कुछ भी नहीं लिखते हैं, गलत लिखते हैं तो 0 है। तो आपके बिंदु कौन कौन से कवर होने चाहिए। सच्चे मित्र की पहचान मुश्किल से होती है, लोग अपने स्वार्थ से मित्र बनाते हैं, विपत्ति में लोग साथ छोड़ सकते हैं। तो ये 3 बिंदु है, अगर तीनों बिंदु आप अच्छे से रिलेट करके लिखते हैं तो ही आपको हाईएस्ट लेवल मिलेगा। अगर आप कोई 2 बिंदु लिखते हैं तो लेवल 3 हो जाएगा, 1 बिंदु लिखते हैं तो लेवल 2 हो जाएगा, और गलत लिखते हैं, कुछ भी नहीं लिखते हैं तो 0 लेवल हो जाएगा। तो इस स्टेप्स की मार्किंग होती है, जैसे CBSE बोर्ड में होती है बिल्कुल वैसे ही DBSE बोर्ड में भी होती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो उत्तर लिखना है वो सही तरीके से आपने उत्तर लिखना है, तभी आपको फुल लेवल दिए जाएंगे। ऐसे 5वां जो प्रश्न था इसमें आप देखिए, यहाँ 0 से और 6 लेवल तक आपके पॉइंट्स दिए गए हैं। 0 से 6 तक आपको लेवल मिल सकते हैं, हाईएस्ट लेवल 6 है। और अगर आप 3 बिंदु लिखते हैं तो 4 है, 2 बिंदु लिखते हैं 3 है, 1 बिंदु लिखते हैं 2 है, और कुछ भी नहीं लिखते हैं, गलत लिखते हैं तो 0 लेवल है। और यहाँ पर बिंदु हमें संकेत दिया गया है, बड़े बुजुर्गों को अपने जीवन से अनुभव प्राप्त है, वे अक्सर लोगों के इतिहास को जानते हैं, उन्हें अनुमान हो जाता है, उन्हें स्वभाव जल्दी पता चल जाता है। तो ये सिर्फ हिंट है हमारे लिए, लेकिन आप इसी के आसपास जो आपका उत्तर है गद्यांश में से देखकर आपने सही तरीके से लिखना है। अगर आप अच्छे से विस्तार से लिखते हैं, सभी पॉइंट कवर करते हैं तो हाईएस्ट लेवल आपको 6 मिलेगा। अगर आप बहुत छोटा उत्तर लिखते हैं या एक ही बिंदु लिखते हैं तो फिर आपके लेवल कम हो जाते हैं। ऐसे ही आपका काव्यांश दिया गया था तो उसमें हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं। बी यहाँ पर ऑप्शन सही था, 2 लेवल मिलेंगे। सी ऑप्शन सही था, 4 लेवल। तो इसमें या तो सही है आपका या गलत है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लिखने वाला था इसमें आप देख सकते हैं कविता में क्या संदेश दिया गया है। देश के लिए कुर्बानियां देने वालों के प्रति सम्मान, देश के वीरों के प्रति जय बोलने की भावना का विकास। अगर दोनों बिंदु आप लिखते हैं, इससे रिलेटेड करके आप लिखते हैं तो हाईएस्ट लेवल 6 मिलेगा, एक बिंदु लिखने पर 4 मिलेगा, और कुछ भी सही नहीं लिखने पर 0 दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर लेवल डिसाइड किए जाते हैं। तो आपको स्टेप्स का ध्यान रखना है। आगे आपका था, लिखने वाला था काव्यांश में से वीरों की महिमा के साक्षी कौन कौन है। तो सूरज, चांद, धरती, आकाश, और ये सारे बिंदु अगर आप लिखते हैं तो हाईएस्ट लेवल आपको 6 मिलता है। अगर 2 या 3 बिंदु लिखते हैं तो लेवल आपके कम हो जाते हैं। आगे प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया था, हिरोशिमा कविता के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपके लेवल 2, 4, 6 है या फिर 0 है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट संकेत के रूप में दिए गए हैं, इनसे संबंधित अगर आप उत्तर लिखते हैं तो हाईएस्ट लेवल मिलता है। अगर आप पॉइंट कम लिखते हैं तो आपके लेवल कम हो जाते हैं। तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप इसे पढ़कर देख सकते हैं। प्रश्न 12 है, तो फादर कामिल बुल्के को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग क्यों कहा जाता है। तो पूरे पाठ में बहुत सारे बिंदु दिए गए थे और इसके जो लेवल थे वो 0 से 8 लेवल थे, यानी कि आपको विस्तार से लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बिंदु दिए गए हैं। अगर आप सभी बिंदु लिखते हैं तो ही आपके 8 लेवल मिलेंगे। उन्होंने भारत में रहकर खुद को पूरी तरह भारतीय बना लिया था। बेल्जियम से थे, उन्होंने भारत को अपनी कर्म भूमि माना था, यहाँ की संस्कृति में रच बस गए थे। वे ईसाई पादरी थे, मगर उन्होंने हिंदी सीखी, अंग्रेजी हिंदी का सबसे प्रामाणिक कोश तैयार किया, रामकथा के उद्भव और विकास का शोध कार्य किया, अपने प्रियजनों के प्रति असीम स्नेह रखते थे। वे लोगों को स्नेह, सांत्वना, सहारा, करुणा देने में समर्थ थे। वे लोगों को अपने आशीषों से भर देते थे। हिंदी साहित्य पर शोध करते थे, तुलसीदास पर भी उन्होंने शोध किया। तो ये सारे बिंदु जो हैं ऐसे के ऐसे आपको नहीं लिखने होते, बल्कि इनसे
से रिलेटेड बातें भी आप लिखते हैं तो फिर आपको लेवल दिए जाते हैं। अगर आप कुछ कम बिंदु लिखते हैं तो देखो आपके लेवल कम हो जाते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही प्रश्न 13 था, तो यहाँ पर सभ्यता और संस्कृति में अंतर बताने के लिए कहा गया था, तो कम से कम 2-3 बिंदु आपको लिखने थे, उदाहरण आपको देना था, तभी आपको हाईएस्ट लेवल मिलेगा। इनको आप पढ़कर देख सकते हैं। प्रश्न 14 में आप देख सकते हैं, गिरगिट कहानी के पात्र ओचू मेलो के चरित्र की विशेषताएं बतानी थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अवसरवादी थे, भ्रष्ट अधिकारी थे, चापलूस थे, स्वार्थी थे, दोहरे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। तो ये सारे बिंदु अगर आप रिलेट करके लिखते हैं तो यहाँ पर आपको हाईएस्ट लेवल मिलेगा। कम बिंदु लिखेंगे तो आपके लेवल कम हो जाएंगे। आगे पूछा गया था सच्चे मनुष्य की क्या क्या विशेषताएं हैं मनुष्यता कविता के आधार पर, तो आप देख सकते हैं ये भी आपका जो प्रश्न था विस्तार से आपने लिखना था। दयालु होते हैं, ईमानदार होते हैं, सहानुभूति रखते हैं, सम्मान दिखाते हैं, नैतिक सिद्धांत बनाए रखते हैं, विनम्रता होती है, धैर्य, जिम्मेदारी, उदारता, दृढ़ता। लेकिन जरूरी नहीं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिखने होते हैं, आपको इनसे संबंधित करके अपना उत्तर लिखना होता है। अगर आपने लगभग सभी पॉइंट कवर किए हैं तो आपको हाईएस्ट लेवल मिलेगा। अगर आप कम बिंदु लिखते हैं तो फिर से आपके लेवल कम हो जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 था, तो 16 में आपने लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न था, तो ये भी 0 से 8 लेवल तक का था। तो 0 से 8 लेवल में आपने अच्छे से विस्तार से लिखोगे तो ही आपको हाईएस्ट लेवल मिलेंगे। आगे ग्रामर है, तो ग्रामर में एमसीक्यू में आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही 17 का सी ऑप्शन सही था, 4 लेवल मिलेंगे। 18 का आपका सी ऑप्शन सही है, 4 लेवल। 19 का सी ऑप्शन सही है, 4 लेवल। 20 का डी ऑप्शन सही है, 4 लेवल। 21 का सी ऑप्शन सही है, 4 लेवल। तो इस तरीके से। और जिनके उत्तर लिखने थे तो यहाँ पर विस्तार से आपको लिखना होता है कि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं पूछा गया था, आपने एक उदाहरण भी लिखना था। अगर दोनों चीज़ें आप लिखेंगे तो हाईएस्ट लेवल 6 मिलेगा। केवल परिभाषा या उदाहरण लिखते हैं तो 4 लेवल मिलेगा, और कुछ भी सही नहीं लिखते हैं तो 0 लेवल। आगे प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य की परिभाषा पूछी गई थी, उदाहरण के साथ पूरा स्पष्ट करेंगे तो 6 लेवल मिलेगा। यदि आप पूरा उत्तर नहीं लिखते हैं, उदाहरण नहीं लिखते हैं, तो लेवल आपके कम हो जाते हैं। आगे आपकी वृद्धि संधि के 2 उदाहरण थे, 2 उदाहरण बिल्कुल सही लिखेंगे तो 4 लेवल मिलेगा, 1 उदाहरण लिखेंगे तो फिर आपके लेवल कम हो जाएंगे। आगे है आपका धीरे धीरे का, आपने पद परिचय देना था, तो पूरा अगर उत्तर लिखेंगे तो 4 लेवल, अधूरा लिखेंगे तो 3 लेवल। आगे रमेश का और नयन का आपने संधि विच्छेद करना था, तो इसमें भी अगर दोनों सही लिखेंगे तो ये हाईएस्ट लेवल आपको मिलेगा। और आगे आपके रचनात्मक लेखन से संबंधित 3 प्रश्न थे। रिपोर्ट या प्रतिवेदन था आपका, पत्र लेखन था, और साथ में जीवनी लेखन। तो यहाँ पर 0 to 8 लेवल होते हैं। तो अगर आप विस्तार से बिना गलतियाँ किए बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग करके दिए गए शब्द सीमा में पूरा उत्तर लिखते हैं तो आपको पूरे लेवल दिए जाते हैं, या फिर आपके लेवल कम हो जाते हैं। तो ये स्कोरिंग गाइड थी। उम्मीद करती हूँ आपने ध्यान से सभी बातों को सुना होगा और किस तरीके से चेकिंग होती है ये आपने समझने का प्रयास किया होगा, ताकि फाइनल पेपर में अभी 27 फरवरी को आपका हिंदी का फाइनल पेपर होने वाला है, तो उसमें इस तरह की गलतियाँ आप ना करें। अभी एक बच्चे का सैम्पल पेपर मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कैसे साफ़ सुथरा और बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आपको पेपर करना चाहिए। यहाँ पर एक सैम्पल कॉपी आप देख सकते हैं। तो ये जो पहला खंड था जो आपका अपठित गद्यांश था, तो उसमें यहाँ पर तीनों उत्तर लिखे गए हैं। यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड है। एमसीक्यू में कोशिश करो अगर आप उत्तर लिख भी देते हो तो बहुत अच्छी बात होती है। और यहाँ पर लिखने वाले उत्तर थे, आप देख सकते हैं। आगे काव्यांश से संबंधित प्रश्न है, तो यहाँ पर शोक रस इन्होंने गलत लिख दिया है, वीर रस सही है, इन्होंने पहले काट दिया है। जो गुलाम होते हैं वो अंधे हैं, नहीं, इसका ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। जो अपने इतिहास को नहीं जानते हैं उनको अंधा कहा गया है। तो ये इस बच्चे के 2 प्रश्न यहाँ पर गलत हो गए हैं, कोई बात नहीं। बाकी आपको जो प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं वो साफ़ सुथरी लिखाई में, ताकि अच्छे से आपका जो इन्विजिलेटर है, एग्जामिनर है, वो अच्छे से पढ़ सके, और जो पूछा गया है वही आपको लिखने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा पढ़कर मैं नहीं सुनाऊंगी। स्कोरिंग गाइड हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रश्न पत्र हम डिस्कस कर चुके हैं। व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को देख सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। दीर्घ संधि, किंतु, मिश्र वाक्य, विशेषण, एक वचन, क्रिया विशेषण, काल वाचक, और साथ में इन्होंने परिभाषा बिल्कुल सही लिखी हुई है। तो इस तरीके से आप अपना प्रश्न पत्र कर सकते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं परिभाषाएं उदाहरण के साथ इन्होंने अच्छे से लिखा हुआ है। और स्पोर्ट्स डे के ऊपर इन्होंने अपना रिपोर्ट तैयार की है। तो रिपोर्ट का जो है प्रारूप है आपने देखना है। यहाँ पर रिपोर्ट में आपने ध्यान रखना है, पहले हेडिंग डालना है, दिनांक लिखना है, पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है, और जो पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है, और अंत में आपने सिग्नेचर करना है। तो काफ़ी बच्चों के पेपर मैंने अभी चेक किए हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने अपना नाम या सिग्नेचर ऊपर लिख दिया है, तो आपने नीचे लिखना है। जीवनी में इन्होंने मैथिली शरण गुप्त इन्होंने याद किया होगा, तो मैथिली शरण गुप्त के बारे में इन्होंने उनकी जीवनी लिखी है।
आप अपने हिसाब से जो भी आपको याद थी आप लिख सकते थे। और ये पत्र लेखन है, पत्र लेखन का प्रारूप आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपका पता होता है परीक्षा भवन अ बस आप लिख सकते हैं सेवा में, और प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है। विषय आपको लिखना है औपचारिक पत्र में महोदय जी, और फिर पूरा विस्तार से जो भी समस्या है उसके बारे में बातचीत करनी है। उसके बाद अंत में आपने समापन करना है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रश्न पत्र मैंने दिखाने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपकी मदद हुई होगी। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेपर आसान ही आएगा, मुश्किल नहीं आएगा। बस थोड़ा सा आपको अभ्यास करना है अच्छे से। जो भी आपका पाठ्यक्रम है उसको आपने रिवीजन करके जाना है, और जो भी यहाँ पर आपने स्कोरिंग गाइड को आपने ध्यान रखना है। कैसे पेपर चेकिंग होती है वो आपकी मदद करेंगे, आप कैसे प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।